अब हम आधिकारिक रूप से विधिवत रूप से शुरू कर रहे हैं। इस बैठक में पधारे सभी पत्रकार साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाला भास्कर जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय राम गोपाल जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मेरे छोटे भाई श्री अनुराग शुक्ला जी और बेंगलोर यूनियन से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री रवि शास्त्री जी और हरियाणा से पधारे राजेंद्र जी, हिमाचल प्रदेश से पधारे रोहित शर्मा और कामेश्वर जी, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। क्योंकि आज हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली प्रदेश है और दिल्ली इकाई हमारी बनी हुई है। इसके अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र सजवान जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उपाध्यक्ष करण सिंह जी भूचाल साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। महासचिव शैलेश जी यहाँ मौजूद हैं। सचिव हरिकिशन जी, सह सचिव कृपाशंकर पांडे जी, कोषाध्यक्ष राजेंद्र सोनी जी, सह संयोजक आरपी वर्मा शर्मा जी, संगठन सचिव राकेश शर्मा जी, इनके अलावा दिल्ली कार्यकारिणी के सदस्य विजय विद्रोही जी, मुकेश परमार जी, जयप्रकाश गुप्ता जी, ऐसे बेताब जी, दीपक आर्य जी, उषा पांडे और ललिता जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आपके अलावा आपको एक सूचना दे दूं सर, मैंने आपसे परसों के दिन चर्चा करी थी। मेरी बिटिया भी यहाँ पे है दूरदर्शन में, मेरी भतीजी है अनीशा। अनीशा ने अभी दूरदर्शन ज्वाइन किया है। अनीशा खड़ी उठा। सभी का स्वागत। अब मैं I started my career in Doordarshan in 1985. I prepared news. The only channel then, the only channel and the only bulletin for half an hour from 7 to 7:30 p.m. Thank you. अब क्योंकि दिल्ली इकाई का कार्यक्रम है और दिल्ली इकाई के कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पधारे हैं, मैं दिल्ली प्रदेश इकाई के सभी पदाधिकारी साथियों का राष्ट्रीय पदाधिकारियों के हाथ में स्वागत करवाना चाहूंगा। इससे आपका मान सम्मान तो हो गया होगा, हम सब एक दूसरे से परिचित भी हो सकेंगे। आदरणीय राजेंद्र सजवान जी, आपका स्वागत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों। आपका साथ देने के लिए कोषाध्यक्ष अनुराग शुक्ला जी और रवि शास्त्री जी आप भी आए और राजेंद्र जी, रोहित जी आप भी रहे मौजूद। अगला स्वागत सर एक बार प्लीज उपाध्यक्ष करण सिंह जी भूचाल साहब। सभी खड़े हो जाए। राजेंद्र जी, रोहित जी, रोहित शास्त्री जी और अनुराग जी तो खड़े ही हैं। अगला स्वागत शैलेश जी का। सचिव हरिकिशन जी, हरिकिशन जी का भी हो गया। सह सचिव कृपाशंकर पांडे जी, आइए पांडे जी। मैं आग्रह करूंगा अनुराग जी से, रवि शास्त्री जी से, रोहित जी से, इधर ही आ जाए।
सर इधर भी कोषाध्यक्ष राजेंद्र सोनी जी। बहुत बढ़िया ले लो। तो दिखा रहे और नीचे करो। एक बार इधर भी। इधर भी बस। संगठन सचिव राकेश शर्मा जी। इधर अब कार्यकारिणी के सदस्यों की लिस्ट में बोलो। विजय विद्रोही जी, आइए विजय जी। विजय जी के बाद में मुकेश परमार जी। आइए परमार साहब। परमार साहब के बाद में जयप्रकाश गुप्ता जी। इधर इधर गुप्ता जी के बाद में ऐसे बेताल साहब। अरे इधर भी देखो जरा। अरे सर ये लाओ बेटा से मैं खेल दूंगा। लाओ मैं खेल दूंगा। ऐसे बेताल साहब और दीपक आर्य जी। पंडित जी का नहीं है। पंडित जी और ललिता जी भी आ जाए। आइए आइए। हाँ हाँ उषा जी, उषा जी भी नहीं है, ललिता जी भी नहीं है। अग्निशा आ गया जाओ बेटा।
कार्यक्रम को गति देते हुए मैं IMJU इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के ऊपर बहुत ही संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। साथियों, देश भर में पत्रकारों के लिए खूब सारी यूनियंस काम कर रही हैं और उसमें उसे आप भीड़ कहें, इससे सही जाएगी, आवाज दूर तक जाएगी। हाँ, अन्य लोगों से अलग हम कैसे हैं, वो बातें मैं आपको बहुत संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि मेरे से अनुभवी भी मेरे सामने बैठे हैं। मेरे अगल बगल में राजेंद्र जी भी हैं और भूचाल साहब भी हैं और खूब सारे जिनको मैं बाई नेम नहीं जानता, नाम से नहीं जानता, खूब अनुभवी हैं, खूब आपने काम किया है। आपने देखा होगा, कार्यक्रमों में गए होंगे, नोट किया होगा, देश भर में जितनी भी यूनियन चल रही हैं सभी अपने अपने एजेंडे पे काम करती हैं, सबने टारगेट ले रखे हैं और उन्हीं टारगेट पे अपना वो काम करती हैं। मुख्य टारगेट पत्रकारों का हित, पत्रकारों का संरक्षण करना ही होता है। आपने एक बात नोट की होगी, जब भी आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपसे कुछ ना कुछ लिया जाता है उस कार्यक्रम में। देश की ऐसी हमारी पहली यूनियन है जो पिछले 10 साल से हम रजिस्ट्रेशन के नाम पे किसी भी कार्यक्रम में किसी भी पत्रकार साथी से एक पैसा भी आज तक नहीं लिया हमने। जहां कार्यक्रम होता है उस प्रदेश इकाई की जिम्मेदारी होती है, उस कार्यक्रम को वो आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो उस प्रदेश के लोग जाने, पदाधिकारी, एक पदाधिकारी, 5 पदाधिकारी या वो सबसे मिलके जैसा भी वो करना चाहिए वो कर सकते हैं। लेकिन आने वाले मेहमान पत्रकारों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर एक पैसा भी हम लोग नहीं लेते हैं। साथ में जब से हमने यूनियन स्टार्ट की तब से कुछ ऐसे बिंदुओं पे काम करना शुरू किया जो उपेक्षित थे। उनमें पत्रकारों के लिए पेंशन योजना जो लागू करवाने की बात है, IMJU के प्रयासों से बिहार में जब तक हमने काम नहीं किया था, काम करना शुरू नहीं किया था, तब तक पेंशन व्यवस्था नहीं थी पत्रकारों के लिए। और IMJU ने जब वहां पे काम किया और कार्यक्रम में, सासाराम जिला मुख्यालय है बिहार में, जिसको रोहतास भी बोलते हैं, रोहतास जिला है, उससे कार्यक्रम में सरकार के तत्कालीन मंत्री महोदय आए हुए थे और उनके सामने पुरजोर शब्दों में आदरणीय बाला भास्कर जी ने मांग रखी और पत्रकारों की समस्याएं बताई, उनको समझाई। और समझाना तो होता ही होता है, उनको भी समझ आई, हमने समझाई, उनको समझ आई और उन्होंने उसी मीटिंग में हमें ये आश्वस्त किया कि मैं गंभीरता से इस पे प्रयास करूंगा। और आपको खुशी होगी कि उन्होंने बालाजी को टेलीफोन करके बताया कि सर हमने मुख्यमंत्री जी से बात करके एक हफ्ते के बाद में उन्होंने पत्रकार पेंशन योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी। पत्रकारों की पेंशन राजस्थान में मात्र 5,000 थी, 5,000 मिल रही थी। हमने काम करना शुरू किया उससे पहले, लेकिन हमने बराबर मुख्यमंत्रियों से, मंत्रियों से पत्राचार शुरू रखा, पत्राचार किया, समय समय पे जब भी मौका लगा हमारी बात सरकार के सामने रखी। और आपको एक और खुशी की बात बताता हूं, अब राजस्थान में पत्रकार पेंशन 15,000 प्रति माह है। साथ में जब कोविड का बहुत ही कठिन काल आप सबने देखा, सबने भोगा, और
उसमें सरकारों ने, सभी सरकारों ने, मैं ये नहीं कहता राजस्थान ने ऐसा किया होगा, सभी सरकारों ने अपने अपने कर्मचारियों की सिक्योरिटी कर दी। किसी को 50 लाख का बीमा दिया, किसी सरकार ने 20 लाख का बीमा दिया। उसी मोर्चे पे हम भी काम कर रहे थे, जिस मोर्चे पे पुलिस वाले और चिकित्सा कर्मी काम कर रहे थे। लेकिन हमें कोविड का योद्धा, आप सीधे शब्दों में कहें, इग्नोर कर दिया गया, हमें नहीं माना गया। राजस्थान में अपनी यूनियन के साथ में सभी लोगों ने मिलके एक बार मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया, लेकिन मिलना तो संभव था ही नहीं। फिर ज्ञापन दिए और रेगुलर पत्राचार चलता रहा और उनके वहां से जवाब भी आते रहे। और 2020 के लास्ट तक मुख्यमंत्री राजस्थान ने पत्रकारों को भी कोविड योद्धा के रूप में शामिल कर लिया। और वो स्कीम जो चिकित्सा के लिए थी, जो पुलिस कर्मियों के लिए थी, वो उस समय के लिए तत्काल उन्होंने लागू कर दिया। हालांकि आपको पता है सरकार जिसको देना चाहती है वो कैसे भी दे सकती है, और नहीं देना चाहिए तो योग्य को भी अयोग्य बना देती है, एकदम स्वस्थ आदमी को पंगु बना के और लंगड़ा घोषित कर देती है। बाद में उन्होंने कहा कि साहब जो मृतक हैं कोविड से, उनकी कई शर्तें ऐसी लगा दी कि आप शर्त पूरी नहीं कर सकते और वो आप पैसा नहीं ले सकते। कहने का मतलब है अच्छे काम के लिए, और जो पत्रकारों की जेन्युइन मांग है हम शुरू से उठा रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। अब मैं हमारे अध्यक्ष जी को माइक सौंपता हूं। यहाँ पधारे सभी साथियों का तहे दिल से अभिनंदन, हार्दिक आभार और वंदन है। से रह गई थी, मैं उस गलती को सुधार लेना चाहता हूँ। हमारे जो आए हुए प्रतिनिधि है इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के, उनका स्वागत रह गया। दिल्ली यूनिट हमारे उन साथियों का स्वागत करने के लिए बेताब है। कृपया इतना समय दिया जाए कि उनका स्वागत हो सके। धन्यवाद। रोहतास सैन का स्वागत करेंगे भाई भूचाल जी। आप वहाँ से लाओ ना, वहाँ से लाओ यार, सामान रखा है, ये लाओ। भूचाल जी किसे देख रहे थे आप? मुझे देख रहे हैं, बीच में बैठा हूँ। हाँ ठीक है, अच्छे से लीजिएगा। भैया, हाँ जी। राम गोपाल जी 1 मिनट सामने देखिए। आगे भी देखिए, हाँ पीछे नहीं, आगे भी पीछे भी। साहब अनुराग शुक्ला जी का दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री सजवान जी स्वागत करेंगे। ये हमारा ट्रेजरर है एमजीपी का, उनका अखबार है सत्ता एक्सप्रेस। एडिशंस फ्रॉम कानपुर, हसनपुर, लखनऊ, अरोया, अभी राजस्थान गंगानगर, उत्तराखंड में भी है, देहरादून से। ये बहुत काम कर रहे हैं, इनका अखबार है। मगर हम बुलाए तो कभी भी यहाँ दिल्ली में ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, पीआईबी, वेज बोर्ड, आरएनआई, ये सबका काम के लिए आपको अनुसंधान कर रहे हैं अनुराग शुक्ला। राइट, थैंक यू। रवि शास्त्री जी का स्वागत। सजवान जी आप भी मेजबान हैं, हाथ लगा दीजिएगा।
रोहित इधर है, रोहित जी। रोहित जी का स्वागत। भगवान जी करिए। कामेश्वर। कामेश्वर जी। कामेश्वर जी। चले जी। शैलेश जी के पास। आप बताओ। इधर इधर एक बार इधर भी। हमसे आग्रह करूंगा कि अपने दिल्ली प्रदेश के बारे में और अपनी कार्य योजना के बारे में बताएं। धन्यवाद। आप सबका स्वागत है। मेरा पहला अनुभव है। राम गोपाल जी ने पता नहीं क्या सोच के मुझे अध्यक्ष बनाया, मुझे तो समझ नहीं आई, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। मैं खेल पत्रकार हूँ और जो अभी श्रीज जी की बात चल रही थी तो प्रभाष जोशी जी, श्रीज जी, इनको देख के इनकी नकल मार के हम पत्रकार बने। और ब्रजेंद्र पांडे, आपके चतुर्वेदी जी और बहुत सारे लोग, सुरेश कौशिक जी, एक टीम थी बहुत बड़ी। और स्पोर्ट्स में जनसत्ता उसमें, स्पोर्ट्स में नहीं हर फील्ड में नंबर 1 था। तो हम भी इनसे सीखे हैं और जल्दी से इनको लीड करता हूँ मैं। अब हमारा, मैं अध्यक्ष से चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिट को क्या करना चाहिए और कैसे और यूनिट के साथ मिलके हम लोग काम कर सकते हैं। खासकर पेंडेमिक के टाइम पे जो पत्रकारों ने भुगता है और बहुत सारे बेरोजगार हो गए हैं, कई पत्रकारों की जानें भी गई। सरकारों से तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन हम लोग ही एक यूनिट के रूप में पूरी नेशनल यूनिट और अध्यक्ष महोदय ज्यादा बेहतर बता सकते हैं किस तरह से इन फ्यूचर भी अगर कभी हमें इस तरह की चीजों को फेस करना पड़े तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे एकजुट हो और रिकमेंडेशन कैसा हो हमारा। क्योंकि एक चीज मुझे बहुत खलती है, पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता की बात कर रहा हूं मैं, कि अभी 10 दिन पहले एक क्लब का, फुटबॉल क्लब है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो सर रामगोपाल जी, विनय को भी मैंने उसमें बुलाया था, बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन उनमें क्या था कि 5 तो कुल वास्तविक पत्रकार थे। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया सबसे बड़ा फ्रॉड क्लब बन गया एक तरह का। यहाँ कम से कम 55 लोग फालतू थे और 5 लोग सिर्फ पत्रकार। तो आप देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो उम्मीद लेके आया कि भाई हमारी खबर कहीं छपेगी, कहीं कुछ होगा, तो कहीं कुछ नहीं हुआ। वो लोग अपना खाने कमाने आते हैं, कोई गिफ्ट मिल जाता है बेचारों को, लेकिन ये पता नहीं उनकी स्थिति खराब होगी या तो इसलिए आते हैं, और वो प्रोफेशनल भी हैं उनमें बहुत सारे। तो शायद आप लोगों की स्टेट्स में भी कहीं इस तरह की चीजें होती हो, वो तो और तो क्रॉकरी तक ले जाते हैं जेब में रख के। नहीं हम प्रेस नहीं सर, कुछ नहीं है प्रेस क्लब में, तो वो लोग खुद मिले हुए हैं उनसे। दुर्भाग्यवश मैं भी मेंबर हूँ उस क्लब का, लेकिन वो लोग मिले ना हो, लेकिन उनको रोक हटा दो, क्योंकि वो बड़े तादाद में आते हैं और वो हुदंग मचाए। ताकतवर लोग हैं, ताकतवर लोग भी, और जो अगर आप ज्यादा, हाँ कभी आप सवाल पूछिए ना किसी मानक खिलाड़ी से या किसी से आप हस्ती से पूछते हैं, तो वो ना उसको कहीं और ले जाते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है, क्योंकि वो है ही लोग। तो शायद आप लोगों ने भी की हो, मैं तो बहुत रोज ही देख रहा हूँ। तो इस तरह के पत्रकार बहुत आ गए और हमें अपनी तो हम लोगों को फेस करना पड़ता है ना, जो वास्तविक पत्रकार है उनको प्रेस रिलीज तक नहीं मिल पाती, ये बड़ी समस्या है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना। जगह की स्थिति है और हमारी चिंता ये नहीं होनी चाहिए।
हमारी चिंता ये होनी चाहिए कि पत्रकारों के वेलफेयर के लिए किस तरह से काम हो। जैसे कोविड की बात आई, यहाँ पे आपने बोला राजस्थान सरकार ने करा है, हम लोगों ने कई बार वित्त मंत्री जी से बात करी थी कि हमें भी कोविड पत्रकारों को भी कोविड वॉरियर किया जाए। पेंशन जैसे दिल्ली में नहीं है और मुझे लगता है नहीं कि यहाँ पे होगी भी, क्योंकि सरकार तो वैसे भी पेंशन खत्म कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो करने से रही है। तो दिल्ली सरकार मेरे ख्याल से दिल्ली सरकार ने करा है, हरियाणा गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही। तो ज्यादातर तो पत्रकारों के वेलफेयर के लिए करना चाहिए। अब हमें अपना अस्तित्व उनसे कंपैरिजन करना है जो भीड़ है, जो बेशर्म लोग हैं जो आते हैं पत्रकारिता के नाम पे, 50 लोग जो हैं आके खा पी रहे हैं या स्टेटमेंट जो जैसे बोल रहे हैं भाई साहब वो सब कॉफी कलम भी चुरा के ले जाते हैं। तो उसके बारे में ना सोच के हमें अपने बारे में सोचना चाहिए जो रियल जर्नलिस्ट हैं उनके वेलफेयर के लिए और किस प्लेटफॉर्म पे क्या बात करनी है। एजेंडा होना चाहिए क्लियर कर, उस पर तैयारी करें, गंभीरता के साथ जो एजेंडा तैयार किया जाए, किस तरह से हम कहाँ पिच कर सकते हैं, किससे हम अप्रोच कर सकते हैं, कहाँ हम अपनी बात कर सकते हैं, उसके लिए एक लिस्ट बनानी चाहिए, एजेंडे की लिस्ट बनानी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। चुरा के भी चले जाते हैं, तो हमें सिर्फ सबसे पहले ये गंभीरता से एक बात लेना चाहिए कि सबसे पहले तो हम लोग अपनी टीम को मजबूत करें, ताकि ये भी देखा जाएगा कि कौन जेन्युइन है कौन अनजेन्युइन है। क्योंकि जब तक इस चीज के बारे में नहीं पता लगेगा तब तक कोई भी आदमी कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि जो चीज पत्रकारों को मिलनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हम लोग भी आरएनआई से पास से जो कोई मैगजीन चला रहा है, कोई अखबार चला रहा है, जो सुविधा बड़ों को मिल रही है वो हम लोगों को क्यों नहीं मिल रही। वो हमारे में एक कहावत है कि आप करो तो चमत्कार है, हम करें तो बलात्कार है। तो आपके पास में फंड देने वाले बहुत हैं, ऐसे टीचर जो चीटर भी बहुत रहे हैं, जो 2 नंबर की कमाई 1 नंबर का अखबार में लगा रहे हैं। अगर हम कुछ करते हैं तो भाई आप एक फर्जी पत्रकार हैं और डेफिनेशन भी वो दे देते हैं। तो ये जो फर्जी पत्रकारों को जो डेफिनेशन बड़े बड़े जो आरएनआई जो पंजाब केसरी हो सकता है, एजेंट्स कोई भी पत्रकार बैठे एजेंट नौकरी कर रहे हैं, हम अखबार के मालिक हैं, मालिक होने के बावजूद भी हमारी आवाज जो है बिल्कुल दबा दी जाती है। तो इस बात को भी गंभीरता से लिया जाए। वही जो आरएनआई से हम लोगों को मिला हुआ है लाइसेंस, उन लोगों को भी लाइसेंस मिला हुआ है, उसको बरकरार रखते हुए जो सुविधा उनको मिल रही है वही सुविधा हम लोगों को मिलनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहूंगा। इस वक्त जो पत्रकारों की स्थिति है वो बड़ी दयनीय है और पत्रकारिता का नंबर अगर देखा जाए जो एक लिस्ट बनती है तो भारत का बहुत नीचे आता है। कुछ पत्रकार हैं इस वक्त जो जिन्होंने भारत में एक लाज बचाई हुई है, वरना तो पत्रकार कहना भी अब तो शर्म की बात है। भारत के में जो है पत्रकारों को या अखबार के मालिकों को या चैनल वालों को शर्म आती है, प्रोग्राम इस तरह से होते हैं। एक पत्रकार 2020 में हाथरस कांड कवर करने गए थे, वो 2 साल से अभी तक जो है जेल में है। और अभी वो सिद्दीक कप्पन जो पत्रकार हैं उनकी जमानत हाईकोर्ट ने रद्द कर दी, ईडी का मामला लगा करके। केवल उनके खाते में 32 या 25 हजार रुपए थे और कोई प्रमाण सरकार नहीं दे सकी। और देश के बहुत ही वरिष्ठतम वकील कपिल सिब्बल जैसे वकील लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, जमानत होने के बाद भी वो पत्रकार बाहर नहीं आए। और कितने राजनेता ऐसे हैं कि जो अभी तक दुनिया भर के घोटाले कर रहे हैं, बहुत सारे मर्डर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का एक मामला है जो चिमयानंद स्वामी है, जिन्होंने बलात्कार के केस में वो लड़की जो है आज तक न्याय के लिए मारी फिर रही है। और सरकार ने जो है हाई कोर्ट में याचिका लगाई कि इनका मुकदमा जो है सरकार नहीं चलाना चाहती। हालांकि हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया वो, लेकिन सरकार तो चाहती थी कि बलात्कारियों को छोड़ रही है। बिल्किस बानो के मामले में हमने देखा, जबकि भारत की बेटी है वो,
तो यहाँ सरकारों का रवैया तो ऐसा है कि उसको विभाजनकारी रवैया है, दो समुदाय में बांटने का रवैया है। और जो ये विभाजनकारी है, अगर एक माइनॉरिटीज का कोई व्यक्ति पत्रकार है, उसके साथ कोई अत्याचार होता है, तो सारी कम्युनिटीज को उसे पत्रकार मानना चाहिए, ना कि उसे माइनॉरिटीज का मानना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि जहां भी किसी के साथ जुल्म हो, अत्याचार हो, कोई भी हो, वो पत्रकार है, ना कि उसकी जाति, ना उसका धर्म देखा जाना चाहिए, ना उसके साथ इस तरह का व्यवहार होना चाहिए। उसमें हमें सारी बिरादरी को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। इसी तरह से मैं डिमांड करता हूं कि सिद्दीक कप्पन के साथ हमारी यूनियन को भी उनका जिस तरह से भी आप सहयोग करें, वो सहयोग करना चाहिए। और दिल्ली के अभी राकेश जी जो बता रहे थे फर्जी पत्रकारों का, जहां तक तो सरकार की कुछ डेफिनेशन ऐसी आरएनआई से जो रजिस्टर्ड लोग अखबार चला रहे हैं, हालात तो ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि लघु समाचार पत्र निकले ही ना, क्योंकि वो उसमें शर्तें इतनी ज्यादा इस तरह की लगाई गई हैं कि एक जो लघु समाचार पत्र होते थे, क्योंकि वो बड़े बेबाक होते थे और बहुत सारी चीजें लाते थे, बड़े चैनल वाले, बड़े पत्रकारों को हमने देखा है, वो छोटे अखबार इकट्ठा करके लाते थे, या वहां देखा उन्होंने लाए और चुपचाप अलग जाके उन्हें पढ़ते थे और उनमें से निकाल के फिर स्टोरी किया करते थे। क्योंकि छोटे समाचार पत्र वालों की जो पकड़ होती है, गली मोहल्ले तक सब जगह होती है। कई अब्दुल करीम तेलगी घोटाला जो था, वो घोटाला किसी सबसे पहले किसी वीकली अखबार वाले ने छापा था। तो ये जो वीकली अखबार वाले हैं, इनकी पहुंच बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब वीकली समाचार पत्र और जो पाक्षिक है, मंथली है, इनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। नाम मात्र को कुछ ही अखबार बचे हैं। अब तो आरएनआई से बहुत सारे लाखों के जो रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो गए, और जो इस तरह की ये चीजें चल रही हैं, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं मानी जा सकती। क्योंकि जिस देश का मीडिया, जिस देश की पत्रकारिता मर जाएगी, तो वहां लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता। एक लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए पत्रकारिता का जिंदा रखना बेहद जरूरी है। जब आदमी चारों तरफ से निराश हो जाता है, एक शोषित, वंचित, उत्पीड़ित, उपेक्षित व्यक्ति, तो उसकी एक ही आशा होती है कि शायद पत्रकारों के पास जाकर के मेरी बात सुन ली जाए और मुझे न्याय मिल जाए। तो मैंने अपना खुद अनुभव किया है कि जब जिसकी कोई बात नहीं सुनती, हम उसकी खबर छापते हैं, तो उसे एक तसल्ली होती है और वो उस कटिंग को संभाल के रखता है और फिर अधिकारियों के पास ले जाकर के वो बताता है कि देखिए साहब, ये फला अखबार में ये मेरी पूरी व्यथा छपी है। और कई बार कोई अच्छा अधिकारी उस पर कार्यवाही भी करता है। तो इस पत्रकारिता को बचाने का धर्म हम सबको निभाने की जरूरत है। और इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के साथियों के साथ मिलकर के जो भी मेरी भूमिका होगी, जो भी मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं उसे निभाने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। तो मैं भी बोल सकता हूँ। आदरणीय बाला भास्कर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आईएमजेयू। आप कुछ नहीं बोलते? ओके, राम गोपाल जी कुछ नहीं बोल रहा। चलिए, आप आज शुरू हो गए ना। अभी एक सवाल लगाया राजेंद्र सजवान जी, शुरू किया ना क्या करना हम बोल के। उसके पहले मैं थोड़ा हिस्ट्री दे देता हूँ। हमारा आईएमजे इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन फॉर्म हो गया 2013 अगस्त 15 इंडिपेंडेंस डे इन कोलंबो, श्रीलंका, in the premises of High Commissioner India. Why? Because we have already worked for Sri Lanka and India in between our two countries. Till today also IMGAU is working for two countries. Once the ex-president Rajapaksa, Mahinda Rajapaksa, asked us to go to Manmohan Singh and Pranab Mukherjee ji, the then Prime Minister and the President, requesting them to attend a CHOGM meeting, which is usually held in Colombo. Because the then Prime Minister and President, Prime Minister's duty है वो, President का duty नहीं है. Because of Tamil and Sri Lanka's quarrel, Manmohan Singh didn't want to attend the meeting then.
Then the president of Sri Lanka called our union to Mio, I am telling you. And your union can do something in between this. Definitely, sir, what we... You go and give a measure to your Prime Minister to attend CHOGM meeting means that is 6 countries for development, mutual development. So that for one state's benefit, if a big country's big brother didn't attend to that big meeting, what is the use of visiting like that? So what I am going to tell you is, like that we have started our union in Sri Lanka. That is next 2-3 times we did something for 2 countries also. Now also they are appreciating us. And another thing is, our beloved General Secretary Rohitash Sen have given you that information. We got senior journalist pension in Bihar state by Nitish Kumar himself. And after that, we got senior pension in Karnataka state also by meeting the then Chief Minister Siddaramaiah. And in the same time, same year, we met मोटरबाइक रंगस्वामी बोलते हैं इनको, पांडिचेरी सीएम को, अभी भी उन्होंने सीएम है, फिर आ गया वो रंगस्वामी, वो ऑनरेबल सीएम told us that we can't give senior journalist pension because 2 things are there, poor budget and then only 150 like that senior journalist are there. So I do one thing, बोल के उन्होंने next day 40 lakhs journalist welfare fund दे दिया. बस वो तो बढ़िया है. ये 4 स्टेट का है और उत्तराखंड का भी जब हमारा ये विजय बहुगुणा अधिदन चीफ मिनिस्टर वो भी सैंक्शन किया है. ऐसा 4 स्टेटों में हम ये दशक में नहीं, ऑलमोस्ट 2017-16 के पहले, बाद में ये क्या हो गया पॉलिटिक्स को, पॉलिटिशियंस को, जर्नलिज्म बोले तो डोंट केयर. आप बोल रहे हैं ना राकेश जी, स्मॉल पेपर्स एंड बिग पेपर्स. आप बोले स्मॉल पेपर्स से बिग पेपर वाले न्यूज ले रहे बोल. जी जी, ये मामूली. जी जी, बिल्डिंग बनाने वाला कौन है? सही है, काम करने वाला कौन, एंजॉय करने वाला और कोई. ऐसा हो गया है. बिल्कुल, कभी भी कोई स्टेट में देख लीजिए आप. जी जी, छोड़ दिया स्मॉल पेपर वालों को. मगर हमारा स्टेट में एक इंस्टेंट बोलूंगा भाई, 1 मिनट में. अभी मुनुगोडु एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी, इट्स अ प्रेस्टेज टू बीजेपी एंड टीआरएस कांग्रेस आल्सो नेशनल वाइड. Earlier, last year, another MLA bypoll election was there, Huzurabad election. Small paper owners and workers all publicly have given a statement that we don't cooperate with the government. We will try to win that Itala Rajendra opposition fellow. Yes, he has won. And the state government, the ruling party, have spent 1,000 crore rupee for that MLA election. But जीत गया, हार गया, sorry, ruling party. So what I am going to tell you, if we unite, take a decision, give a warning, if we do it, they will come to us. This is, and another small thing I am telling you, now everywhere, wherever, everybody knows it, wherever we go, if we say that we are journalists, everybody is laughing. Journalist means, in their mind, we are blackmailers. But they don't know. This is due to the media institution managements only. Not due to journalism, not due to journalists. Media institution managements became slaves to the political people and parties. So they are giving money to the big people, big channels and big papers. What they want, they are getting from that. So they are just ignoring the small papers and all this. This is going on. And another, sorry, Shailesh ji, Shazwan ji एक बात बोले, फेक जर्नलिस्ट ये सब जगह पे, मगर
मगर मेरा मैं सही कोई भी कंट्रोल नहीं करे तो कैसे है? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं 85 में मैं डीडी हैदराबाद दूरदर्शन में न्यूज़ माय करियर स्टार्टेड देयर इन 85. Maybe in 86 I traveled to Hyderabad to Madras in Avro flight. Then Avro flights were there. After that they have withdrawn that flights because of some problems. I came in the seat. I sit in the seat. Somebody besides me asked me, "What are you?" I'm a journalist. After 2 minutes, he has gone from this seat. Somebody has come. Sir, are you a journalist? Thank you very much, sir. Very glad to see you, sir. After that, another one. Businessman. Somebody. I'm new for journalism. I'm surprising. What is this? What is this? Same thing I'm telling you. Last year when I came back to Tirupati to my Hyderabad house, somebody asked me in that railway coupe. After some 10 minutes discussion, what are you, sir? I'm a journalist. Journalist This is happened. Really, I'm telling you. सच्चा यह इंप्रेशन होता है. We have to discuss about this first. When we come to the power, like 15-20 years back, how was our position? A journalist going on road, going to secretariat, party office, assembly, wherever we go, they are given respect. They got fear. A walking tiger has come like that. But now, so this is also a point. There will be an ombudsman for this, for journalism also. If not, how can we delete these fake journalists, idiots? हमारा हैदराबाद में प्रेस क्लब में मीटिंग है तो प्रेस मीटिंग है तो ये फेक वाला आके वो कोई बिजनेस वालन को उन्होंने बुलाए तो ऑर्गेनाइजर्स बुलाए तो कोई बिजनेस वालन को चीफ जस्ट ऐसा उनको बाहर ले जाके हम जर्नलिस्ट से हमारे को 5,000 10,000 दे दीजिए कल पेपर में आ जाता। अरे ऑर्गेनाइजर्स जर्नलिस्ट है जी जी उनको छोड़ के इनको बाजू बुला के इनसे पैसे ले रहे हैं लगा ऐसा हो गया। किसी को बोले तो क्या है हम क्या कर सकते? ये देखिए ये है हमारा फेट, हम क्या कर सकते? ये भी एक पॉइंट है। बिल्कुल फेलियर है, डिस्कस करना है, बिल्कुल कुछ ombudsman बनाने का है। नहीं तो हमारा घर में इतना कोविड है तो बाहर वालों को कैसे क्रिटिसाइज कर? हाँ नहीं रोक सकते, बिल्कुल ठीक। यही बड़ा पॉइंट है। और एक है राकेश सुरेश जी, ये वेलफेयर जर्नलिज्म, व्हेनेवर जर्नलिस्ट का रेस्पेक्ट बढ़ गई तो जर्नलिज्म का रेस्पेक्ट कम हो जाता है। जी जी कैसे? ये जर्नलिज्म बता के कार्ड बता के ये क्या कर रहे? पोज मार रहे, पैसे ले रहे, ब्लैकमेलिंग कर रहे, ये सब कर रहे। इसलिए जर्नलिज्म का वैल्यू कम हो। मगर जर्नलिस्ट यूनियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिविजुअल जर्नलिस्ट क्या कर सकते हैं? पूछ सकते बस। जर्नलिस्ट यूनियन, ट्रेड यूनियन का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। Whether it is journalist union, journalist का welfare, whether it is और कुछ लेबर। ये राजस्थान जयपुर में एक मीटिंग, 4-5 मीटिंग्स हुआ। एक मीटिंग में मेरे साथ बाजू में उनका लेबर मिनिस्टर बैठा हुआ। स्टेज पे श्वेता सेन जी, हाँ अभी हमारा लेबर मिनिस्टर हमारे से कुछ बात करते बोल के अनाउंस किया। ये अरे मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है जर्नलिस्ट के बारे में क्या बोलना, पूछ रहा मुझे। जब बताइए मैं क्या बोलना, आप कौन है? लेबर मिनिस्टर। आपको मालूम है ना डेली वेज कैजुअल लेबर का क्या फैसिलिटीज दे रही है स्टेट गवर्नमेंट? आपका स्टेट 6-7 फैसिलिटीज क्या है? एक्सीडेंट हो गया, बीबी कंसीव हो गई तो बीबी क्या बोलते इसको, मिसिंग, हाँ हो गई तो ऐसा
5-6 बोले, एक भी नहीं है जर्नलिस्ट को इंडिया में। कैजुअल लेबर को क्या दे रही है गवर्नमेंट, एक भी नहीं है जर्नलिस्ट को। एक सम 9-10 स्टेट्स में हेल्थ कार्ड्स है जर्नलिस्ट है, हमारा स्टेट पे। मैं और एक बात बोलूं, इतना स्टेट्स में हम कोशिश किया ना, हमारा तेलुगु स्टेट्स में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, अभी तक सीनियर जर्नलिस्ट पेंशन नहीं है। हेल्थ कार्ड्स दे, हेल्थ कार्ड्स तो 10 साल कुछ हम चंद्रबाबू नायडू का एरा में हेल्थ कार्ड्स तो दे दिए। हेल्थ कार्ड बोले तो वहाँ कैसा है, जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम, एम्प्लॉइज हेल्थ स्कीम जैसा, EHS जैसा, JHS, सीधा हॉस्पिटल में जा सकता है। वो 4 लाख का है, 5 लाख का है, एक पैसा देने का नहीं है, रीइंबर्स के लिए पेपर्स लेने का नहीं है, वॉक इन एंड वॉक आउट। That is the only festive we got. And from this minute, we have to fight for senior journalists and health scheme also. Because I'm telling frankly, the government now they don't give advertisements to small papers. Maybe before elections they may give something. क्या बोलते अभी नहीं देते। Next year is the important year, as far as my knowledge, as journalist union leader, I am telling you, because next year is the election year. अभी कुछ करे तो यूनाइटली कुछ करते हैं। मैं बोल रहा हूँ 200 जने को इकट्ठा करके यहाँ दिल्ली में रोड पे रैली करे तो एक हो जाता भैया। मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट आ जाएगा। कुछ भी 10 डिमांड्स करो, एक तो हो जाता जी। सिचुएशन ऐसा अभी नहीं, 2-3 महीने के बाद, 2-3 महीने, ये पॉइंट याद रखिए आप। क्योंकि शजवान जी मुझे पूछे दिल्ली वाला क्या करना बोले, ये आपका काम है, हम लाएंगे 40-50 लोगों को हम लाएंगे, कोई बात नहीं, मगर 100 से ज्यादा होना बोले तो रैली में 100 से ज्यादा नहीं तो वो फ्लॉप पुलिस वो। और आपका दूसरा पॉइंट है दिल्ली यूनिट का क्या करना। हमारा सर्टिफिकेट्स है जर्नलिस्ट का, यूनियन का, रजिस्टर्ड यूनियन 2013 में श्रीलंका से शुरू किया, 2015 में दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली लेबर कमिश्नर के पास हमारा यूनियन रजिस्टर हो गया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया मेंबरशिप, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का PIB, PCI का membership. Third one is National Wage Board membership. DAVP, DAVP membership. ये इम्पोर्टेंट है। आपकी स्टेट की पत्रकार कमेटी, आपका प्रॉब्लम ये स्मॉल पेपर्स का, अगर यूनियन का DAVP कमेटी में मेंबरशिप आए तो हम हमारा लोगों को कुछ देने के चांस में सबको तो अलग बात है। राइट सर। जी सर जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। समाचार पत्रों का सर जी ये होता है कि जैसे वो DAP में फाइल लगाते हैं तो कई बार उसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो छोटे वाला पे लगा ही नहीं पाता। सुनिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, PIB, वेज बोर्ड, ये पैसे के बात नहीं। DAVP बोले तो क्या है, फाइनेंस है, फाइनेंस बोले तो यही रहता। नहीं सर जी, किसी को देना, किसी को नहीं देना, मैं कुछ किसी से कितना कमाना, वो सब मालूम है लोगों को। ये पैसे की बात है ना, ऐसे ही रहता। बोलिए जी, मैं कहना चाह रहा था, कई बार हमने DAVP गए हैं, चक्कर लगाया है, लेकिन वो सर्कुलेशन इतनी ज़्यादा बता देते हैं कि छोटे पत्रकार या मध्यम श्रेणी पत्रकार के बस की बात नहीं होती, तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं कई बार। जबकि संवैधानिक अधिकार देखिए सभी पत्रकारों को बराबर है। अगर सरकार ने, संविधान ने पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना है, तो माना है तो उसकी सुविधा होगी, तो वो बड़े लोग हैं जो बड़े पत्रकार हैं। लेकिन जो श्रमजीवी पत्रकार है, जो मेहनत करता है, जो वहाँ पर घटना स्थल पर जाता है, पृष्ठभूमि तैयार करता है, वो अपने अधिकारों से वंचित रह जाता है। ना सरकारी कोई सुविधा है, ना कोई उसको इनकम का जरिया है। अगर मेहनत से काम कर रहा है तो कोई नहीं देता उसको, तो उसके अधिकारों को शोषण हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग मिलजुल कर प्रयास करेंगे, आपका आशीर्वाद होगा तो वही प्रयास करेंगे। वो हाँ, चाहे मेडिकल सुविधा हो या कुछ भी सुविधा हो, कुछ ना कुछ मिलना करके 100 to 200 जने DAVP ऑफिस को गए तो एक बार जी जी ये हाईलाइट हो जाता।
जी 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 कहाँ भी आंसर एक ही है भैया, मैं बोल रहा हूँ। पहले हम क्या किया, एक मीटिंग करना, सीएम को बुलाना, नहीं तो आईपी मिनिस्टर को, इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन मिनिस्टर को बुलाना, उसको कुछ रिक्वेस्ट करना, कन्विंस करना, ऐसा आ गया। ये 10 साल पहले का बात है। और एक बार बोल रहा हूँ, ये 10 साल में कोई मिनिस्टर भी नहीं आ रहा यूनियन मीटिंग्स, चीफ मिनिस्टर नहीं, मिनिस्टर भी, कंसर्न मिनिस्टर कहाँ भी नहीं अटेंड कर रहा। इंस्ट्रक्शन है, गए तो कुछ पूछता वो लोग, नहीं दिए तो एंटी हो जाता बोले, इसलिए एस्केप हो रहा। एक ही रास्ता है, कहाँ काम है तो वहाँ 100-200 जने जाना है। मतलब उसमें संगठन में पावर है, संगठन के साथ जाइए, फिर अपनी मांग कीजिए। ये टाइम है, तब तक नेक्स्ट इलेक्शन। मैं बोल रहा हूँ, मैं तो वादा नहीं दे सकता हूँ क्या एक काम होता बोल के, मगर ये शुरू करे तो 10 काम पूछे तो 1-2 काम हो जाता बोल के। ठीक है, वही काफी है, बिल्कुल ठीक बात है। ये है आपका भी थैंक यू वेरी मच। बस हो गया, वो रिटायर है, वो थैंक यू सर। पीछे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। और एक है, ये दोनों का, हाँ राइट, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।